हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम विज़डम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 10 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज 3 एडिटोरियल आर्टिकल कवर किए जाएंगे। पहला, स्टेटस बियॉन्ड फेथ, आस्था से परे सामाजिक स्थिति। इसके बाद बात होगी पीस प्राइज पॉलिटिक्स, शांति पुरस्कार राजनीति। And in the last, we will discuss the faith of chips will determine the faith of nations. चिपों का भाग्य राष्ट्रों के भाग्य का निर्धारण करेगा। वन बाय वन तीनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का जो पहला एडिटोरियल आर्टिकल है वो है स्टेटस बियॉन्ड फेथ, आस्था से परे सामाजिक स्थिति। द पैनल ऑन गिविंग SC स्टेटस टू कन्वर्ट्स हैज इट्स वर्क कट आउट। धर्मांतरित लोगों को SC का दर्जा देने पर पैनल ने अपने काम में कटौती की है। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से भी हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय कमीशन को बनाया गया है, जो कि अनुसूचित जाति का दर्जा देने के संवेदनशील मुद्दे की जांच करेगी और इसको हेड करेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन जी। अब चूंकि पहली बार ऐसा नहीं है जब ऐसा कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया है, बल्कि ये जो पैनल बनाया गया है वो जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र पर इस मुद्दे पर उसकी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही गई, तब जाकर केंद्र सरकार द्वारा ऐसा पैनल का गठन किया गया। हालांकि इस पैनल के गठन एक निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। आगे अब बात हो रही है कि जिस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जिसको कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथन मिश्रा जी हेड कर रहे थे, इस मुद्दे की जांच इसके द्वारा भी की गई और 2007 में जब ये अपनी रिपोर्ट देता है तब बेसिकली इस रिपोर्ट द्वारा मांग की जाती है, सिफारिश की जाती है कि जो अनुसूचित जाति का दर्जा है इसका विस्तार सभी धर्मों के जो दलित हैं उन तक कर दिया जाए, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है ये भारतीय समुदाय में एक सर्वव्यापी सामाजिक घटना के रूप में पाई जाती है। आगे इस कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि चूंकि अभी तक जो SC स्टेटस की बात कही जाती है, SC कोटे की बात कही जाती है, वो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक ही सीमित है। तो ऐसा चूंकि धर्म आधारित जो ये भेदभाव है इसको खत्म करने के लिए अब संवैधानिक समाधान की आवश्यकता है। इस पर इस समिति द्वारा भी जोर दिया गया था और ऐसा कहा भी गया था कि सैद्धांतिक तौर पर भले ही बहुत सारे जो धर्म हैं उनमें भेदभाव की अनुमति नहीं मिलती हो, किंतु व्यवहारिक तौर पर ज़मीनी हकीकत उससे अलग देखने को मिल जाती है। अब चूंकि इसके विपक्ष में अगर विचारों की बात कही जाए, जो कि जो स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इसको सभी धर्मों के जो दलित हैं उनको विस्तार करने के खिलाफ आता है, उनका कहना है चूंकि जो भेदभाव और अभाव इसका जो जाति आधारित है ये सिर्फ हिंदू सामाजिक व्यवस्था के परिणाम है और ऐसे में जो SC का स्टेटस है इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को अपना चुके हैं और जो बड़े पैमाने पर रूपांतरण होता है वो बेसिकली इन धर्मों में शामिल जो लाभ हैं उसको एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही साथ में जो मिशनरीज होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज हों, इस्लामिक मिशनरीज हों, बेसिकली बहुत सारे प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं, कई सारे लाभ होते हैं जब दलित इन धर्मों को चुनते हैं। ऐसे में कुछ लोगों का ऐसा तर्क है कि ऑलरेडी बहुत सारे लाभ और प्रोत्साहन इसको जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उनका उपभोग करते हैं। ऐसे में जो SC स्टेटस है उसको सभी धर्मों तक एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। इनके अलावा एक और आपत्ति ये भी आती है कि अगर जो नए वर्ग हैं उनको शामिल कर दिया जाएगा तो ऑलरेडी जो SC स्टेटस जो दलितों को मिलता है हिंदू धर्म में
वो डाइल्यूट हो जाएगा। चूंकि जैसा कि ओबीसी में होता है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एससी लेयर में नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो दायरे का विस्तार होगा वो वर्तमान लाभार्थियों को नुकसान दे सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से एससी बालकृष्णन आयोग इस जटिल मुद्दे को अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट जब लेकर आता है तो क्या सुझाव ये देता है। आगे नेक्स्ट आर्टिकल की अब बात होगी पीस प्राइज पॉलिटिक्स, शांति पुरस्कार राजनीति। द नोबेल कैन स्ट्रेंथन द वॉइसेस ऑफ पीस एंड ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। नोबेल विश्व स्तर पर शांति और मानवाधिकारों की आवाज को मजबूत कर सकता है। आर्टिकल में बात हो रही है नोबेल पुरस्कार 2022 की, जिसमें 3 विजेता आते हैं, एक व्यक्ति और 2 संस्थान को इस बार के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। हालांकि अब थोड़ी सी राजनीति की भी बात इसमें कही जा रही है, जिस तरीके से चूंकि नोबेल जो पुरस्कार होता है समिति और सब चयन में जो पश्चिमी देश हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है, ज़्यादा प्रभावशाली वहाँ पर मानी जाती है। और ऐसे में पहले से अनुमान भी था कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों का ध्यान इस वक्त रूस और यूक्रेन विवाद पर ठहरा हुआ है, जिस तरीके से पिछले साल भी देखने को मिला था कि 2021 में नोवाया गैजेटा इसके एडिटर इन चीफ दिमित्री मुरातेव इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, जो कि माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन की जो भी रशिया में इनके द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो भी दमन करने का प्रयास होता उसको ये उजागर कर रहे थे। और ऐसे में इनको भी 2021 का नोबेल पुरस्कार मिलना कहीं ना कहीं जो रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर पश्चिमी देशों का जो एक नज़रिया है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखता है। और उसी की दिशा में इस बार भी तीनों ही जो 2 संस्थाओं और व्यक्ति को मिलता है, कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन संबंधित जो मानवाधिकार हैं उनकी आवाज़ को उठाने का प्रयास ये लोग करते आए हैं। अब आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से जो संगठन एक संगठन मेमोरियल की बात कही जा रही है, ये 1987 से जो रूस है उसमें जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो अब्यूजेस होते हैं उनको उजागर कर रहा है। और इसके अलावा जो सीसीएल है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसको भी नोबेल पुरस्कार मिलता है। और व्यक्ति के रूप में एलेस बियालित्स्की जी, जो कि बेलारूस के एक्टिविस्ट हैं। अब चूंकि जो मेमोरियल की आगे बात कही जा रही है, बेसिकली मेमोरियल जो अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का इसका प्रयास होता है, एक एनजीओ है। और ये डेटाबेस जो कि विक्टिम और परप्रेटर हैं, पीड़ित और अपराधी दोनों का डेटाबेस ये बनाता है। और सिर्फ आज से नहीं, स्टेलिन के ज़माने से ये मेमोरियल संस्था द्वारा जो डेटाबेस है उसको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा ब्लैत्स्की जी की बात कही जा रही है, तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट के रूप में एक्टिविस्ट रहे हैं। 1980 के दशक से ही बेलारूस में लोकतंत्र के लिए अभियान चला रहे हैं और वर्तमान समय में ये जेल में हैं। अब इसके अलावा आगे बात कही जा रही है, ब्लैत्स्की जी की बात कही जाए तो 2011 से 2014 में ये जेल में थे। और वर्तमान समय में भी जब नई पार्टी जब बेलारूस में आती है तो उसके द्वारा भी ये जेल में डाल दिए जाते हैं। इसके अलावा मेमोरियल संस्था की बात कही जा रही है, तो बेसिकली चूंकि पुतिन प्रशासन के खिलाफ ही लिखता आया है, तो ऐसे में टकराव बिल्कुल स्वाभाविक है। और पिछले साल मॉस्को की अदालत ने इस एनजीओ को डिसबैंडेड भंग कर दिया था। और पिछले हफ्ते एक न्यायाधीश ने अधिकारियों द्वारा इस संगठन के कार्यालय को जब्त करने के पक्ष में फैसला भी सुना दिया। इसके अलावा सीसीएल की बात कही जा रही है, जो कि 2007 में स्थापित थी, यूक्रेन में 2014 से। जो वहाँ पे पश्चिमी मैदान में समर्थक जो विरोध प्रदर्शन में प्रमुखता से उभरा, उसको ये रिपोर्ट करता है। और बेसिकली जब प्रो रशियन गवर्नमेंट आती है, विक्टर
यनुकोवाच, इनकी प्रो रशियन जो गवर्नमेंट जब यूक्रेन में आ जाती है 2014 में, तो उसके जो भी लोग उसके खिलाफ में प्रदर्शन करते हैं उनकी आवाज को इस संस्था के द्वारा प्रमुखता से दर्शाया जाता है। अब कई बार चूंकि शांति पुरस्कार जो नोबेल के मिलते हैं उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, क्योंकि इसमें राजनीति देखने को मिलती है। पर यह भी सत्य है कि विश्व स्तर पर शांति और मानवाधिकारों की आवाज को जो नोबेल पीस पुरस्कार है ये मजबूत कर सकता है। निश्चित तौर पर इसमें तार्किकता के साथ इस पुरस्कार में जो भी विजेता है उनका चयन करना चाहिए, और इसमें राजनीति कहीं से भी नहीं होना चाहिए, तथा इसको और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। अंतिम आर्टिकल के बाद कही जाएगी, द फेट ऑफ चिप्स विल डिटरमाइन द फेथ ऑफ नेशंस। चिपों का भाग्य राष्ट्रों के भाग्य का निर्धारण करेगा। स्टेट्स मस्ट bear in mind that steady electricity and billions of gallons of clean water are required to set up a chip unit। राज्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि चिप यूनिट स्थापित करने के लिए स्थिर बिजली और अरबों गैलन स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। आज के समय में जो चिप है उनकी आवश्यकताओं को नकारा नहीं जा सकता। हमारे डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर कि जो आत्मा कही जा सकती है वो चिप है। कितने ज़्यादा वो प्रभावशाली होंगे निर्भर करता है कि उसमें लगे हुए जो चिप है वो कितने ज़्यादा अत्याधुनिक हैं। आज के जो मोस्ट एडवांस चिप की बात कही जाए, जो कोरोना वायरस था जो कि 0.1 टू 0.5 माइक्रोन डायमीटर का था, उससे भी लगभग आधे डायमीटर के चिप बन चुके हैं, जो कि आज की सबसे उन्नत चिप है। अब आने वाले समय में ये बात हो रही है कि जिस तरीके से जो राष्ट्रों के भाग्य है वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि जो चिप है वो कितने ज़्यादा एडवांस तरीके से उनको बनाने की क्षमता उन राष्ट्रों के पास है। आगे एक कुछ उदाहरण की बात लेकर चिप की महत्ता को दर्शाया गया, जिसमें सबसे पहला उदाहरण की बात करते हैं तो जिस तरीके से एप्पल का नया A16 चिप की बात कही गई, जिसमें लगभग 16 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजिस्टर उसमें लगे हैं, जो कि ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC, जो कि दुनिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ चिप में से शुमार है, उसके द्वारा बनाई जाती है। और एक जो टेलीफोन सेट है, मोबाइल सेट है, उसमें लगभग 1 क्विंटिलियन, एक क्विंटिलियन का मतलब हो जाएगा एक के आगे जीरो लगाते जाइए और तब तक जीरो मत बंद करिए जब तक जीरो की संख्या 18 ना हो जाए। इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो ट्रांजिस्टर हैं एक आईफोन की चिप में लगे हुए हैं। फिर भी एप्पल जैसी दुनिया की इतनी मजबूत कंपनी, जो कि ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, अपना खुद का चिप निर्माण आज नहीं कर सकती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो जब चिप निर्माण की बात आती है तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस प्रोसेस हो जाता है। कुछ ही आज की दुनिया में अगर हम बात करें तो कुछ ही ऐसे देश हैं जहां पर चिप निर्माण होता है, जिनमें सबसे प्रमुख ताइवान और साउथ कोरिया आते हैं। इसके बाद यूएस, जापान, नीदरलैंड और चाइना जैसे देशों में ही चिप का निर्माण अभी संभव हो पा रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूक्रेन लगातार रशिया की बढ़त को कमज़ोर बना रहा है, उसके लिए वो गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि जो वेस्टर्न नेशन उनके द्वारा यूक्रेन को मुहैया लगातार कराया जा रहा है। और जब गाइडेड मिसाइल की बात हम करते हैं तो ये जो पावर इनको मिलता है कहाँ से मिलता है, जो चिप इनमें लगा होता है, चिप द्वारा ये मिसाइल संचालित होती हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात कही जाए, अभी इस साल की शुरुआत में टोयोटा द्वारा उसके 5 जो डोमेस्टिक ग्रुप प्लांट है जापान में, उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि चिप की शॉर्टेज वर्ल्ड वाइड हो गई थी। और इससे अमेरिका जैसे देश में भी अगर नई कार खरीदना चाहे तो वहाँ पर भी वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल एप्पल का जो चिप है A16, दूसरा एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर का दिखा रहा है, तीसरा टोयोटा की जो सप्लाई बंद होने से कार पे क्या असर पड़ता है उसको, और तीनों एग्जाम्पल में जो कॉमन पॉइंट मिलता है इम्पोर्टेंस ऑफ चिप। सिर्फ जो चिप बनाने की क्षमता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कितना जटिल आज ये चिप निर्माण हो चुका है। और सिर्फ
क्वांटिटी ही नहीं बल्कि जो क्वालिटी ऑफ चिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो कि डिपेंड करेगा कि जो राष्ट्र है वो इस पे जितनी महारत हासिल करता जाएगा वो इसके भविष्य को उतना ज़्यादा मजबूत बनाते जाएंगे। अभी कुछ समय पहले ही जब ताइवान और चीन का विवाद काफ़ी बढ़ गया था, जब नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद चीन काफ़ी ज़्यादा आक्रामक दिख रहा था, ऐसा कुछ समय के लिए लगने लग गया था कि चीन ताइवान पर अभी तुरंत हमला कर देगा। ऐसे में अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए सामने खड़ा दिखता है। इसमें कोई अमेरिका की ऐसा नहीं कि अमेरिका काफ़ी बड़प्पन अपना दिखा रहा है, काफ़ी उदार राष्ट्र का एक उदाहरण प्रस्तुत प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि सबके अपने इंटरेस्ट छिपे हैं। और ताइवान में जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो है चिप। दुनिया का सबसे उन्नत जो चिप मैन्युफैक्चरिंग जो राष्ट्र उसके रूप में ताइवान जाना जाता है। सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया, और इन दोनों ही देशों में देखा जाता है यूएस काफ़ी ज़्यादा यूएस के इंटरेस्ट छिपे रहते हैं। और चाहे साउथ कोरिया में जब नॉर्थ कोरिया धमकी दे तब वहाँ पर यूएस सामने दिखता है, ताइवान पे जब चीन की धमकी दिखती है तब भी यूएस वहाँ पर सामने दिखता है। और दोनों के ही कोर में जो कोर इंटरेस्ट है वो कोर इंटरेस्ट दिखता है चिप का। अब भारत की बात हो रही है, जिस तरीके से भारत भी अब चिप निर्माण में अपनी पहल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। गुजरात में इसकी इकाई स्थापित करने की बात कही जा रही है। इंडियन कंपनी और ताइवान कंपनी के साथ में, इंडियन कंपनी की बात करें तो वेदांता, और ताइवानीज कंपनी के साथ में आगे बात हो रही है कि दोनों मिलकर यहाँ पर स्वदेशी में ही चिप निर्माण करेंगे, जिससे कि भविष्य में लैपटॉप मोबाइल जो काफ़ी महंगे मिलते हैं, सबके दाम जो आम आदमी इनके बोझ होता है उस पर राहत मिलेगी। साथ ही साथ में जो चीन है इस पर भारत की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। पर एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब भी चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, इसकी इकाई को स्थापित करने की बात होती है, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक नीड हो जाती है वो होती है स्टडी इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर बिजली, और बिलियन ऑफ गैलन ऑफ क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी के अरबों गैलन की आवश्यकता होती है। और भारतीय राज्यों की बात करें तो आज अभी वर्तमान में कोई भी ऐसे राज्य नहीं है जहां पर ये जो सुविधा है वो निर्बाध रूप से प्रदान हो सके। इसके अलावा लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर का अमाउंट लगता है एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्थापित करने में, और अपनी लागत को रिकवर करने में भी सालों लग जाते हैं अगर साल भर इनसे मैन्युफैक्चरिंग होती रहे। ऐसे में जैसे भी देखा गया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला होती है उसमें मेजर जब इवेंट होते हैं तो उसमें काफ़ी उथल पुथल हो जाती है। जैसे अभी कोविड-19 हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर में देखने को ऐसा मिला था। तो ऐसे में आज के समय में जो दुनिया की जो हर आर्थिक महाशक्ति, इस जो सुपर पावर है, इस लड़ाई को, सिलिकॉन जो बैटल हो रहा है, सिलिकॉन युद्ध, इसको जीतने के लिए अपने पैसे और सर्वश्रेष्ठ दिमाग का उपयोग कर रही है, और निश्चित तौर पर नागरिकों के जीवन को अधिक तरीके से प्रभावित करेगा। और ऐसे में भारत इस सिलिकॉन बैटल में खुद को बिल्कुल अलग थलग नहीं रख सकता है। और यदि इस युद्ध में जिस भी देश की हार होगी वो अपने भविष्य में कई ज़्यादा फ्रंट्स पे घिरता हुआ नजर आ जाएगा। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।